कहते हैं हमारे देश के लोग बड़े इमोशनल हैं और बात बात पर भावुक हो जाते हैं। आप भी। आज शुरुआत में सबसे पहले अपने आप से ये पूछिए कि आप कितने इमोशनल हैं, कितने भावुक हैं, और आपके जीवन में जब आप बड़े फैसले लेते हैं उन फैसलों में इमोशनल कार्ड किस हद तक काम करता है। इसलिए आज हम सबसे पहले भारतीय राजनीति को ईंधन देने वाले उसी सिंपैथी कार्ड का विश्लेषण करेंगे जिसका पश्चिम बंगाल के चुनाव में आजकल जबरदस्त इस्तेमाल हो रहा है। पश्चिम बंगाल में आपको याद होगा कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर एक कथित हमले का आरोप लगा था कि उनके ऊपर एक हमला किया गया है और पिछले 24 घंटे में परिस्थितियां दिन और रात की तरह बदल चुकी हैं। और ताजा अपडेट यह है कि फिलहाल तो ममता बनर्जी अस्पताल में हैं, उनके पैर पर प्लास्टर लगा हुआ है, लेकिन यह तस्वीर आज उन्होंने ट्वीट की है। उनके समर्थक इस तस्वीर को वायरल कर रहे हैं। अस्पताल में लेटी हुई हैं, पैर पर प्लास्टर लगा हुआ है, बहुत ही असहाय दिख रही हैं। लेकिन अब उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो 13 मार्च से पूरे राज्य में व्हील चेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार की फिर से शुरुआत करेंगी। यानी अब आपको पैर पर प्लास्टर लगाए हुए ममता बनर्जी दिखाई देंगी व्हील चेयर पर, और वो व्हील चेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार करेंगी। उनकी एक्सरे रिपोर्ट भी आ चुकी है और एक्सरे रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर इस समय चल रही है कि उन्हें जो है कहां चोट लगी है और उनकी हड्डी को कहां नुकसान पहुंचा है, पैर की हड्डी को। यानी पश्चिम बंगाल में राजनीतिक विज्ञान के उस सिद्धांत पर काम शुरू हो चुका है जिसमें लोगों की सहानुभूति बटोरकर चुनाव के नतीजे उलट दिए जाते हैं और नेताओं के रिपोर्ट कार्ड पर सिंपैथी कार्ड हावी हो जाता है। पश्चिम बंगाल में भी ऐसा लगता है कुछ यही होने वाला है। अब आप अपने आप से यह सवाल पूछिए कि जब आप हर रोज व्हील चेयर पर बैठे ममता बनर्जी को चुनाव प्रचार करते हुए देखेंगे तो फिर आपका दिल उन्हें देखकर पसीजेगा या नहीं पसीजेगा। और थोड़ी देर में आपकी सहानुभूति शायद इतनी बढ़ जाएगी कि आप उनसे उनके काम काज के बारे में सवाल पूछना बंद कर देंगे। आज देश भर में ममता बनर्जी की चर्चा होती रही। लोगों ने उनकी स्ट्रेचर वाली तस्वीरों को सोशल मीडिया पर देखा, न्यूज़ चैनल्स पर देखा। उन पर हुए कथित हमले को लेकर जनता अपनी राय दे रही है और ट्विटर पर और न्यूज़ की दुनिया में यह खबर लगातार ट्रेंड करती रही और चुनाव भी इस पूरी घटना के इर्द गिर्द सिमटता हुआ दिखता है अभी। यानी पश्चिम बंगाल में सब कुछ इतनी तेजी से घट रहा है कि लोगों के लिए समझना ही मुश्किल है कि वो किस पर यकीन करें और किस पर नहीं। इसलिए आज हमने ये तय किया कि हम इस खबर से जुड़े हर पहलू का एक डीएनए टेस्ट करेंगे और आपको सबसे पहले तो ये बताएंगे कि असल में ममता बनर्जी को चोट लगी कैसे। ममता बनर्जी की इस चोट की सच्चाई क्या है? यह जानबूझकर लगाई गई चोट है, गलती से लगी चोट है, या फिर उन पर किसी ने हमला किया है? क्योंकि टीएमसी ने इस पूरी घटना को अब एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बना लिया है और अब चोट से वोट पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो अब पश्चिम बंगाल में चोट से वोट मिलेंगे। और एक बात हम ईमानदारी से आपको बताते हैं, यह घटना तो कल हो चुकी थी और जब कल मैं आपके सामने डीएनए पेश कर रहा था जी न्यूज़ पर, तब भी हमें पता था और तब ये तस्वीरें आ रही थीं कि ममता बनर्जी को अस्पताल ले जाया गया है स्ट्रेचर पर और उन्हें अस्पताल में भर्ती करा लिया गया है। लेकिन हमें लगा नहीं कि इस खबर को डीएनए में लेना चाहिए, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान या कोई भी काम करते करते किसी भी नेता को मामूली चोट लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई नेशनल हेडलाइन नहीं है। और कल तक हम यही सोचते रहे कि ठीक है, ममता बनर्जी को चोट लगी है, हमने उसे रिपोर्ट कर दिया, लेकिन इससे ज्यादा इस खबर में और कुछ नहीं। लेकिन कल रात से जैसे जैसे इस खबर ने जोर पकड़ा और जैसे ये खबर लगातार आग की तरह पूरी भारत में फैली, या आप ये कह लीजिए कि इसे फैला दिया गया, जैसे इसे वायरल किया गया और टीएमसी ने जिस तरीके से इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, उसके बाद आज हमें यह लगा कि ममता बनर्जी की चोट तो है ही, उसके बारे में तो आपको बताएंगे ही, लेकिन आज एक बड़े विषय पर भी आपसे बात करेंगे और वो ये कि क्या चोट से वोट मिलते हैं। इसलिए आज हम सिर्फ इस घटना की ही बात नहीं करेंगे, हम ममता बनर्जी को उनकी राजनीति भी याद दिलाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल में इससे पहले कोई हिंसक घटना नहीं हुई, ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल में उनसे पहले किसी नेता पर हमला नहीं हुआ, लेकिन जब ये हमले हो रहे थे
तब ममता बनर्जी क्या कर रही थी, यह पूछना भी जरूरी है। आपको याद होगा, इससे पहले बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय और बीजेपी के एक और मंत्री बाबुल सुप्रियो पर हमला हो चुका है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पर तो 3 महीने पहले ही डायमंड हार्बर में हमला हुआ था, जिसमें वो बाल बाल बच गए थे और उस दिन अगर उनके पास बुलेट प्रूफ कार ना होती तो उन्हें बहुत गंभीर चोटें लगती। लेकिन तब ममता बनर्जी ने इस हमले पर कुछ नहीं कहा था, इसकी निंदा नहीं की थी और उन्हें इस हमले में तब राजनीति नजर आ रही थी। तब उन्होंने कहा था, यह हमला है ही नहीं, यह तो एक राजनीतिक नाटक है। इसलिए आज यह याद करने का दिन है कि जब जेपी नड्डा पर हमला हुआ तो ममता बनर्जी ने कहा यह नाटक है, लेकिन जब अपने पैर में एक चोट लग गई तो उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ा हमला है। आज जब ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया कि उन पर नंदीग्राम में कुछ लोगों ने हमला किया, तो यह समझना जरूरी है कि इस हमले को भी क्यों ना राजनीतिक नाटक ही माना जाए। और आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे, यानी अगर नाटक है तो फिर दोनों ही नाटक हैं। दोनों नाटकों का आज एक विश्लेषण कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस घटना के कुछ अहम वीडियो आपको दिखाएंगे, जिनकी मदद से आप बता पाएंगे कि इस कथित हमले की सच्चाई क्या है, क्योंकि अब इस हमले को लेकर, कथित हमले को लेकर बहुत सारे वीडियो सामने आ गए हैं। आजकल का जो जमाना है उसमें झूठ बोलना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि सब लोगों के पास स्मार्टफोन है, मोबाइल फोन है जिसमें कैमरे लगे हुए हैं, और जब ममता बनर्जी जैसे नेता निकलते हैं तो लोगों के कैमरे ऑन होते हैं हर समय। इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको यह वीडियो देखना चाहिए। यह वीडियो उस वक्त का है जब ममता बनर्जी नंदीग्राम में अपना नामांकन भरने के बाद रोड शो कर रही थी, और इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि जब उनका काफिला वहां से गुजरा तब सड़क के दोनों तरफ जबरदस्त भीड़ थी और इस भीड़ को संभालने के लिए बहुत भारी पुलिस बल वहां पर मौजूद था। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ममता बनर्जी अपनी गाड़ी में आगे की सीट पर ड्राइवर के साथ बैठी थी और गाड़ी के दरवाजे बिल्कुल बंद थे। आप फिर से अब इसे ध्यान से देखिए, इस तस्वीर को। ममता बनर्जी आगे बैठी हुई हैं अपने ड्राइवर के साथ आगे की सीट पर और गाड़ी के दरवाजे बंद हैं, क्योंकि यहां से जब उनका काफिला थोड़ी और आगे बढ़ा तो ममता बनर्जी ने अपने समर्थकों का अभिवादन स्वीकार करने के लिए गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और वो गाड़ी के फुट स्टेप पर पैर रखकर खड़ी हो गई। आमतौर पर नेता ऐसा करते हैं, वो गाड़ी के फुट स्टेप पर खड़े हो जाते हैं ताकि लोगों से मिल सकें, उनका अभिनंदन स्वीकार कर सकें। इस दौरान उन्होंने दोनों हाथों को जोड़कर लोगों का धन्यवाद दिया। ये भी आप देख सकते हैं। बड़ी बात यह है कि तब भी गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी और ममता बनर्जी इस तरह खड़े होने से संतुलन नहीं बना पा रही थी, क्योंकि चलती गाड़ी में इस तरह खड़े होना बिना किसी सहारे के बड़ा मुश्किल होता है। और शायद यही वजह है कि उन्होंने सहारा लेने के लिए अपना बायां हाथ कार की विंडो की तरफ से पकड़ने की कोशिश की। कार को उन्होंने दरवाजे की तरफ से पकड़ने की कोशिश की, खिड़की की तरफ से, और दरवाजा बंद हुआ। यानी ममता बनर्जी जिस तरह से गाड़ी के दरवाजे पर खड़ी हुई थी, उस स्थिति में उन्हें चोट लगने की संभावना पहले ही काफी ज्यादा थी। उनका बायां हाथ गाड़ी के विंडो के अंदर था, खिड़की के अंदर था, और ऐसे में जरा सा भी दरवाजा बंद होने पर उन्हें चोट लग सकती थी। आप ममता बनर्जी को ऐसा करते हुए अभी देख सकते हैं। हमारे पास आज 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर दूर से ली गई है जिसमें वो ऐसा करते हुए नजर आ रही हैं, और एक तस्वीर बेहद करीब से ली गई है। आप दोनों को देखिए। इस घटना से पहले ममता बनर्जी के सिक्योरिटी गार्ड्स भी उनके आसपास मौजूद थे और एक सिक्योरिटी गार्ड तो उन्हें लगातार कवर कर रहा था, जबकि बाकी के जो पुलिस वाले थे वो भीड़ को पीछे कर रहे थे। दावा है कि इसी दौरान ममता बनर्जी पर यह कथित हमला हुआ, या कह लीजिए कि उन्हें चोट लगी। लेकिन इसे लेकर भी हमारे कुछ सवाल हैं। असल में भीड़ ज्यादा होने की वजह से किसी भी वीडियो में यह साफ साफ नहीं दिख रहा कि यह हमला था या ये एक महज दुर्घटना थी, क्योंकि चोट लगने के बाद जब ममता बनर्जी मीडिया के सामने आई तो उनके पहले शब्द यही थे कि गाड़ी का दरवाजा अचानक बंद हुआ और उनका पैर दरवाजे में फंस गया, उसमें दब गया। यानी ममता बनर्जी की ही बात माने तो वो खुद ये कह रही हैं कि उन्हें चोट गाड़ी के दरवाजे में पैर के दबने से लगी है। आप खुद सुनिए। मैं बात नहीं कर सकती हूँ अभी।
दीदी क्या हुआ? दीदी चोट लगी है। दीदी चोट लगी है। दीदी क्या हुआ है? प्लीज दीदी हिंदी में मैं कलकत्ता में वापस कर रहा था। हाँ। कोई पुलिस नहीं था, एक भी पुलिस नहीं था। हाँ। हमारा पुलिस छोड़ दीदी पाए चोटটা কিভাবে লাগলো? 4-5 आदमी नहीं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब चोट गाड़ी पर लगे धक्के की वजह से आई है तो ममता बनर्जी इसे हमला क्यों बता रही हैं और अब अचानक से उनकी पार्टी के सभी नेता इसे साजिश और हमला क्यों बता रहे हैं। तो इसके पीछे ममता बनर्जी ने यह दलील दी है कि जब वो गाड़ी के फुटस्टेप पर खड़ी थी तब 4 से 5 लोगों ने जानबूझकर गाड़ी के दरवाजे को जोर से धक्का दिया। हालांकि जब आप घटना के समय की तस्वीरें देखेंगे तो आपको केवल 4-5 लोग नजर नहीं आएंगे। असल में उस समय वहां बहुत बड़ी भीड़ थी और ऐसा कहा जा रहा है कि भीड़ की वजह से गाड़ी को धक्का लगा और इस दुर्घटना में ममता बनर्जी के बाएं पैर में चोट आ गई। और इस भीड़ की तस्वीरें भी आप इस समय अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब इस कथित हमले को लेकर 3 थ्योरियां बनती हैं, 3 थ्योरीज। पहली, जैसा कि ममता बनर्जी खुद कह रही हैं, आरोप लगा रही हैं कि जानबूझकर कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी के दरवाजे को धक्का मार दिया और उनका पैर दरवाजे में फंस गया जिससे चोट लग गई। दूसरी थ्योरी, ममता बनर्जी के गाड़ी के फुटस्टेप पर ममता बनर्जी खड़ी हुई थी और उनका बायां हाथ खिड़की के अंदर था और इसीलिए जब भीड़ गाड़ी की तरफ बढ़ी तो अचानक दरवाजा बंद होने से उनका पैर और हाथ उसमें दब गया। तीसरी थ्योरी यह भी है कि वहां एक खंबा था और इस खंबे की वजह से यह दुर्घटना हुई और इस पूरी घटना के दौरान वहां मौजूद रहे लोग खुद इस बात की पुष्टि भी कर रहे हैं। हमारी टीम, जैसा हमने आपको शुरू में बताया, जी न्यूज की टीम पश्चिम बंगाल में इस समय हर जगह पर है और हमने कई लोगों से यह जानने की कोशिश की कि क्या वाकई में ममता बनर्जी पर जानबूझकर हमला किया गया था या फिर ये चोट अकस्मात लगी है। तो लोगों ने क्या कहा, आज सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप ये सुन लीजिए कि जो लोग उस समय वहां मौजूद थे, जो चश्मदीद गवाह थे, वहां तक हम लोग पहुंच गए और उन्होंने हमें क्या बताया, अब ये सुनिए। गाड़ी आया था, दीदी का गाड़ी आया था उस टाइम में, यहाँ पर बहुत आदमी मौजूद था यहाँ पे देखने के लिए। तो उस टाइम में ये जो गेट जो निकाल के बाहर आने की कोशिश किया था, उस टाइम में ये धक्का लगा। धक्का लगे के बाद फिर वापस आ गया गेट, इसीलिए पाँव में लग गया। आप लोग तो जा सकता है वो गाड़ी देखने के लिए, ऐसे टकराने से तो उसका स्क्रैच आ गया होगा। तो अभी जाके देखिए ना आप लोग, तो यहाँ क्यों हल्ला मचा रहा है आप लोग? सारे भारतवर्ष में इससे कोई हुआ, कभी हुआ क्या आप देखा? कभी नहीं। वो सीएम है, उसका पर्सनल बॉडीगार्ड है, कोई कुछ नहीं। पर हमला हुआ है। हमला कोई नहीं, ये एक्सीडेंट है, इमरजेंसी एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट है ये। इसको सरकार मतलब ज्यादा कर ले, आप लोग आएगा पचरण हो रहा है। गेट में वो खड़ा होकर नमस्ते कर रही थी वो, तो वो गेट आकर के इधर धक्का लगा, वो बैक किया, बैक करने के बाद वो लग गया, थोड़ा पैर में लगा, इधर लगा। इतना जनता का भीड़ था, बट यहाँ पे दर्जा लाएगा तो दर्जा में कुछ स्पॉट तो रहेगा, तो स्पॉट रहेगा तो उसके बाद समझ में आ जाएगा वो लगा कि नहीं लगा। अब हम आपको इस कथित हमले से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो कुछ संदेह पैदा करती हैं। पहली बात, इस घटना के बाद ममता बनर्जी की गाड़ी वहां तब तक रुकी रही जब तक उन्होंने मीडिया को अपना बयान नहीं दिया, क्योंकि जब तक मीडिया के कैमरे ममता बनर्जी पर फोकस नहीं थे तब तक उन्होंने अपना सिर पकड़ा हुआ था, जबकि दावे के मुताबिक चोट उनके बाएं पैर में लगी थी। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि उस समय तक वहां मौजूद लोग और पत्रकारों को भी यह नहीं पता चला कि ममता बनर्जी को असल में चोट कहां पर लगी है, क्योंकि उन्होंने अपना सिर पकड़ा हुआ था। इसलिए सबको सबसे पहले यह लगा कि चोट उनके सिर में लगी है, जबकि चोट उनके पैर में लगी थी और यह बात उन्होंने खुद बाद में बताई और इसे भी अब आपको सुनना चाहिए। दीदी पाए चोटটা কিভাবে লাগলো?
4-5 आदमी ने मैं गाड़ी का इधर में खड़ा होकर रोक कर रहा था। 4-5 आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया और हमको पूरा चोट हो गया। देखो कितना पुल, कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? पूरा पुल गया। ओके, दीदी क्या कलकत्ता वापस जाएंगी? अभी जा रहे हैं, अभी बहुत दर्द हो रहा है, अभी जोर। और ये कहाँ पे हुआ? अब हम आपको दूसरी बात बताते हैं। दावा है कि इस घटना में ममता बनर्जी को ऐसी कोई चोट नहीं आई जिसमें उन्हें कोई खून निकला हो। वो बार बार यही कह रही थी कि दरवाजे में उनका पैर आने से उन्हें चोट आई और गाड़ी का यह दरवाजा जानबूझकर बंद किया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दौरान उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाने की कोशिश नहीं हुई। मीडिया से उन्हें जो कहना था उन्होंने वो सारी बातें कही। इसके बाद उन्हें गाड़ी की पिछली वाली सीट पर लेटा दिया गया। यहां हम आपको दो महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर में आप ममता बनर्जी को हमले के बाद पैर मोड़कर गाड़ी की सीट पर बैठे हुए देख सकते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद जब वहां मीडिया पहुंचा, कैमरे पहुंचे, तो ममता बनर्जी की तकलीफ अचानक बढ़नी शुरू हो जाती है। फिर उन्हें गोद में उठाकर गाड़ी की पीछे वाली सीट पर लेटाया जाता है ताकि ये सारी चीजें कैमरे में रिकॉर्ड हो सके। और तस्वीरों में इतना दम होता है कि इन तस्वीरों के आधार पर ही अब आप सोच लीजिए, देश भर के न्यूज के मैदान में कल से लेकर अब तक ममता बनर्जी के अलावा कुछ और खबर चली नहीं है। तीसरी बात यह कि ममता बनर्जी ने इस घटना के बाद यह आरोप लगाया कि इस कथित हमले के दौरान वहां पुलिस मौजूद नहीं थी, जबकि तस्वीरों में आप पुलिसकर्मियों को देख सकते हैं, वो भीड़ कंट्रोल कर रहे हैं। आज इस पर हमने नंदीग्राम की पुलिस से बात करने की कोशिश की। हालांकि हमें यह नहीं बताया गया कि घटना के दौरान वहां कितने पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन यह जरूर पता चला कि जब यह पूरी घटना हुई तब ईस्ट मिदनापुर के एसपी और डीआईजी मिदनापुर रेंज और एआईजी सिक्योरिटी वहां पर खुद मौजूद थे। लेकिन ममता बनर्जी का आरोप है कि उस समय वहां पुलिस थी ही नहीं। आप खुद सुनिए उन्होंने कल क्या कहा था। और कितने लोग थे? पब्लिक बहुत थे, पब्लिक का बात नहीं है। 4-5 किया। 4-5। और कहाँ का चोट लगा आपको? कहाँ का चोट लगा? पैर में? वो फूल गया पूरा। हाँ दीदी, किसी की साजिश है? किसी की साजिश है दीदी? साजिश है किसी की? लोकल पुलिस कोई नहीं था। लोकल पुलिस में कोई नहीं था? एसपी भी नहीं था, लोकल पुलिस कोई नहीं था। हाँ इतना पूरा दिन दीदी किसी ने जानबूझकर किया ये? शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में दीदी? शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में? जानबूझ के किया। हाँ जानबूझ के किया। मेरे को चेस्ट में पेन हो गया। आज ये समझने का भी दिन है कि जब पश्चिम बंगाल में इसी तरह बीजेपी नेताओं पर हमले हुए, उन पर हिंसा हुई, तब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या कहा था। आपको याद होगा पिछले साल दिसंबर के महीने में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए थे और तब डायमंड हार्बर में उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके गए थे और इस हमले में वो बाल बाल बचे थे। और तब ये कहा गया था कि अगर उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ ना होती तो वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो सकते थे। बुलेट प्रूफ गाड़ी थी इसलिए बच गए और जबरदस्त पत्थरबाजी उनकी गाड़ी पर हुई थी। इस हमले के बाद ममता बनर्जी के शब्द थे कि जब बीजेपी के पास कोई दर्शक नहीं होता तो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को ही नौटंकी करने के लिए कहती है। उन्होंने तब यह भी कहा था कि सुरक्षा कर्मी होने के बावजूद जेपी नड्डा पर इतना बड़ा हमला होना एक राजनीतिक स्टंट है और उन्होंने यह आरोप लगाया था कि बीजेपी ने इस हमले की योजना पहले से बना रखी है। लेकिन आज जब ममता बनर्जी खुद पर हमले का आरोप लगा रही हैं तो उन्हें उम्मीद है कि लोग इस पर आसानी से यकीन कर लेंगे। ये उनके दोहरे मापदंड हैं और हम चाहते हैं कि आज आप उनका ये पुराना बयान भी जरूर सुने। तो आप आज ये सुनिए कि जब जेपी नड्डा पर हमला होता है तो ममता बनर्जी क्या कहती हैं और जब उनका पैर दरवाजे में आ जाता है तब वो क्या कहती हैं। কোনদিন হোম মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন ওই আরেকটা মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন চারটা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গাড্ডা সব চলে আসছে একটা করে। আর তারা একা প্রোগ্রাম করবে আর কেউ করবে না। আর যেদিন তারা প্রোগ্রাম করবে লোক যদি না আসে তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে যাতে নটঙ্কি করে ন্যাশনাল নিউজে ভালো করে দেখায় যে দেখো আমরাই মেরেছি। আরে তোমার পেছনে 50টা গাড়ি কেন যায়? আমার পেছনে 3টে গাড়ি যায়। সিআইএসএফ আছে, এত তোমার বিএসএফ আছে, এত তোমার সিআরপিএফ আছে, এত তোমার কমান্ডো আছে,
এত তোমার এত ফোর্স আছে, তাহলে তোমার গাড়িতে হাত দিতে পারে কি করে? दीदी पाए चोटটা কিভাবে লাগলো? 4-5 आदमी ने मैं गाड़ी का इधर में खड़ा होकर मूव कर रहा था। 4-5 आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया और पाँव हमको पूरा चोट हो गया। देखो कितना फूल, कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? पूरा फूल गया। ओके दीदी क्या कलकत्ता वापस जाएंगी? अभी जा रहे हैं, अभी बहुत दर्द हो रहा है, अभी जोर। और ये कहाँ पे हुआ? ममता बनर्जी के दोहरे मापदंडों को अब आप कुछ आंकड़ों के जरिए समझिए। भारतीय निर्वाचन आयोग के मुताबिक 2014 के लोकसभा चुनाव में 16 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी, जिनमें से 7 यानी 44% हत्याएं अकेले सिर्फ पश्चिम बंगाल में हुई थी, और तब भी ममता बनर्जी ही मुख्यमंत्री थी। मई 2018 में जब पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हुए, तब 26 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी। 2013 के पंचायत चुनाव में भी 31 लोगों की हत्या हुई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव से लेकर अक्टूबर 2020 तक पश्चिम बंगाल में 47 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। और इस दौरान ममता बनर्जी ने क्या कहा है, शायद आपको याद भी नहीं होगा। ममता बनर्जी परिवर्तन के नारे के साथ पश्चिम बंगाल की सत्ता में आई थी, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा को लेकर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वर्ष 2006 से 2011 के बीच, तब राज्य में लेफ्ट की सरकार थी, वामपंथियों की सरकार थी, तब 124 राजनीतिक हत्याएं हुई थी। और ममता बनर्जी के शासन में 2011 से 2016 के बीच 98 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। ममता बनर्जी भले खुद आज अपने ऊपर कथित हमले को लेकर इसे एक बड़ा मुद्दा बना रही हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ वो ये कि अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के 5 साल के रिपोर्ट कार्ड से ज्यादा ममता बनर्जी की मेडिकल रिपोर्ट की चर्चा हो रही है। देखिए, अब आप इस बात को समझिए, जब नेता ये चाहते हैं कि उनके रिपोर्ट कार्ड की चर्चा ना हो और उनके मेडिकल कार्ड की ही चर्चा हो या उनके इमोशनल कार्ड की चर्चा हो, तब ऐसा किया जाता है। तस्वीरों में बड़ी ताकत होती है, तस्वीर और वीडियो बड़े पावरफुल होते हैं, और देश की जो जनता होती है वो सबसे पहले तस्वीरों पर मंत्रमुग्ध हो जाती है, चाहे कैसी भी हो, भावुक हो जाती है या मंत्रमुग्ध हो जाती है। और ये जो तस्वीरें कल से चलनी शुरू हुई हैं, ये कल से लेकर अब तक लगातार 24 घंटों से हर न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया पर छाई हुई है। यानी ममता बनर्जी की कोशिश ये है कि दर्शकों को इतना इमोशनल कर दिया जाए कि दर्शक और वोटर, पश्चिम बंगाल के वोटर, अब उनसे उनके काम के बारे में बात ही ना करें। मुद्दा बिल्कुल बदल जाए। अब कोई उनसे यह ना पूछ ले कि आपने इतने दिन, इतने वर्षों तक क्या काम किया और आगे क्या करेंगी। यह मुद्दा ही नहीं है। अब तो मुद्दा सिर्फ इतना है कि ममता बनर्जी को परेशान किया जा रहा है, उन पर हमला किया जा रहा है, ममता बनर्जी घायल हो गई हैं और हमें अपनी इस नेता को बचाना है। और एक महिला पर सारे लोग मिलकर हमला कर रहे हैं, और ये सिंपैथी जो है, इसे क्रिएट करने की कोशिश पश्चिम बंगाल में हो रही है। और ये सब कुछ बड़े व्यवस्थित तरीके से हो रहा है। इसे समझाने के लिए हमने कुछ तस्वीरों की आज एक मदद ली है। पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। अब आप सोचिए, इन तस्वीरों को देखकर किसका दिल नहीं पसीज जाएगा। इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि पहले नंदीग्राम में ये घटना हुई, फिर ममता बनर्जी ने खुद पर हमले का दावा किया और मीडिया को ये पूरी जानकारी दी कि उन्हें कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल ले जाया जा रहा है। फिर पत्रकार उनके पीछे पीछे और साथ ही टीएमसी के समर्थक भी अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो गए। ममता बनर्जी की ऐसी तस्वीरें सामने आईं जो लोगों के बीच उनके लिए सहानुभूति और हमदर्दी पैदा करती हैं, और चुनाव को यहां से अब मोड़ा जा सकता है। इसलिए बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के चुनावों का टर्निंग पॉइंट यही है। अब जो चुनाव का पूरा एजेंडा है वो बदल चुका है, और
अब काम पर नहीं बल्कि चोट पर वोट पड़ेंगे। यानी ये सब कुछ बड़े व्यवस्थित तरीके से हुआ और इसे आप ममता बनर्जी की नई शानदार रणनीति भी कह सकते हैं, जिसके तहत अब वो व्हील चेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार करेंगी। यानी अब से लेकर आखिरी दिन तक, जब तक चुनाव वोट पड़ेंगे, तब तक ममता बनर्जी व्हील चेयर से उठेंगी नहीं और हर रोज व्हील चेयर पर बैठकर वो आपको ये याद दिलाएंगी, पूरे देश को और पश्चिम बंगाल के वोटर्स को ये याद दिलाएंगी कि उन पर हमला हुआ है, उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है और वो एक अकेली महिला हैं जो इतने सारे लोगों से एक साथ लड़ रही हैं। वो एक वीरांगना है और जो इस समय युद्ध के मैदान में अकेली जंग लड़ रही है। ये उनकी कहानी है। ये सिंपैथी फैक्टर वैसा ही है जैसे किसी बड़े कॉलेज में दाखिला लेने के लिए जब छात्र पहुंचते हैं और सब छात्रों के बीच एक कंपटीशन होता है और दाखिला मिलता है मेरिट वाले छात्र को, यानी जिसकी रिपोर्ट कार्ड अच्छी होती है उसे दाखिला मिलता है, जिसकी रिपोर्ट कार्ड अच्छी नहीं होती उसे दाखिला नहीं मिलता अच्छे कॉलेज में। लेकिन अब आप सोचिए, बहुत सारे छात्र पहुंचे हैं लेकिन नंबर कम हो और अपनी इस कमी को, किसी के नंबर कम है किसी छात्र के, और अपनी इसी कमी को छिपाने के लिए वो खुद को घायल कर ले या रो रो कर ये कहने लगे कि उस पर हमला किया गया है और उस छात्र की जान लेने की कोशिश की गई है, हालांकि उसके नंबर हैं 40% ही, तो क्या उस कॉलेज में उसे दाखिला मिल जाएगा? इसी तरह ऐसा जो छात्र है उसे कॉलेज की हमदर्दी मिल जाएगी और दाखिला भी मिल जाएगा। अगर ऐसा होने लगे तो आप क्या करेंगे? जबकि इस सहानुभूति की वजह से नुकसान उन छात्रों का होगा जिनके परीक्षा में अच्छे नंबर आए हैं, जिन्होंने मेरिट से परीक्षा पास की है, 90, 95, 99, 100% नंबर हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा। इसलिए बड़ी बात यह है, अच्छे कॉलेज में आप दाखिला किसे देते हैं? जिसके नंबर अच्छे होते हैं उसे देते हैं या उस छात्र को देते हैं जो सिर्फ ये कहता है कि मुझ पर हमला हुआ है और मुझे जान से मारने की कोशिश हुई है, मेरे नंबर कम हैं लेकिन मुझ पर हमला हुआ है इसलिए मुझे एडमिशन दे दो। यानी कम नंबरों वाले रिपोर्ट कार्ड को अगर आंसुओं में डुबो दिया जाए, कम नंबर वाले रिपोर्ट कार्ड को आंसुओं में भिगो दिया जाए तो 40% नंबर भी 100% बन जाते हैं और पश्चिम बंगाल का चुनाव भी इसी सिंपैथी फैक्टर की तरफ मोड़ने की कोशिश हो रही है। इसे आप ममता बनर्जी के उस बयान से समझिए जो उन्होंने आज ही अस्पताल से खास आपके लिए दिया है। আমি সবাইকে বিশেষ করে আমার যারা কর্মী ভাই বোনেরা আছেন এবং সাধারণ মানুষ আছেন, এটা ঠিক যে কালকে খুব জোর আমার লেগেছিল এবং আমার হাত পায়ে চোট আছে, বোন ইনজুরি আছে, লিগামেন্টে আছে, আর কালকে আমার মাথা এবং চেস্টে খুব পেনও হয়েছে। এত বড় একটা চোট লাগার পরে আমার গাড়ি বনেটের উপরে আমি দাঁড়িয়ে নমস্কার করছিলাম, ন্যাচারালি তখন এমন জোরে চাপ আসে যে তাতে আমার পুরো গাড়িটা চেপে যায় আমার পায়ের মধ্যে। এই অবস্থায় আমার কাছে যা ওষুধ টষুধ ছিল সেগুলো খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমরা কলকাতার দিকে রওনা হই এবং তারপর থেকে ডাক্তারদের চিকিৎসাধীন আমি আছি। আমি অনুরোধ করব আমার সকলের কাছে যে সকলে শান্ত থাকুন, সংযত থাকুন, ভালো থাকুন আর এমন কিছু করবেন না যাতে মানুষের কোনো অসুবিধা হয়। আমি আশা করি 2-3 দিনের মধ্যে আমি আবার নিজের ফিল্ডে ফিরে যেতে পারবো। তবে হয়তো পায়ের প্রবলেম থাকবে কিন্তু আমি ম্যানেজ করে নেব। আমার মিটিং আমি কিছুই নষ্ট করব না, বাট হয়তো আমাকে কিছুদিন হুইল চেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের সহযোগিতা চাইব। आगे बढ़ने से पहले एक बात हम जरूर कहना चाहते हैं, चोट चाहे कैसे भी लगी, चाहे ये हमला हो या ये चोट अकस्मात लगी हो, किसी की गलती से लगी हो, एक बात पक्की है कि ममता बनर्जी को चोट जरूर लगी है। उनके पैर में चोट लगी है, पैर में सूजन है, हो सकता है जो हड्डी है उसमें भी कोई नुकसान जरूर हुआ हो, हम इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहे। चोट तो उन्हें लगी है, लेकिन चोट को जिस तरीके से पेश किया जा रहा है उसमें हमें दाल में काला लगता है और ममता बनर्जी को अपनी इस चोट को चुनाव में इस तरह नहीं भुनाना चाहिए था। आज आपने पूरे दिन ममता बनर्जी की अस्पताल में खींची गई ये तस्वीरें सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पर देखी होंगी लगातार, लेकिन ऐसा होता क्यों है? ममता बनर्जी को ये क्यों लगा
और हमारे देश के नेताओं को हमेशा ये क्यों लगता है कि हमारे जो देश के लोग हैं वो बड़े भावुक हैं? हमें सीरियल भी इमोशनल ही अच्छे लगते हैं, हमें फिल्मी सीन भी इमोशनल अच्छे लगते हैं। हम पिक्चर हॉल में जब फिल्म देखने जाते हैं तो इमोशनल सीन देखकर अचानक रोने लगते हैं, आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि हम बहुत भावुक लोग हैं। तो क्या हमारी भावनाओं के साथ हमारे देश के नेता अब खेलना सीख गए हैं? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1984 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तब स्वर्गीय नेता एमजी रामचंद्रन की न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में ऐसी ही तस्वीर खींची गई थी जो काफी चर्चित थी, और इस तस्वीर को उनकी पार्टी AIADMK ने चुनाव में खूब भुनाया था। तब एमजीआर अस्पताल से चुनाव लड़े थे और अस्पताल से ही चुनाव जीत भी गए थे। अब कुछ और उदाहरण आपको देते हैं, यह बताने के लिए कि हमारे देश का वोटर बहुत भावुक होता है। पहला उदाहरण 1984 में हुए लोकसभा चुनाव का है, जब देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। इस घटना के बाद देश के लोगों में सहानुभूति की जबरदस्त लहर पैदा हुई कांग्रेस पार्टी के लिए, और राजीव गांधी को जबरदस्त बहुमत मिला था। कांग्रेस पार्टी को 434 सीटें उस समय मिली थी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था, और वो इसलिए क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी और लोग अचानक से भावुक हो गए। इसी तरह 1991 के लोकसभा चुनाव में 20 मई 1991 को आम चुनाव के पहले चरण की वोटिंग थी, और इसके अगले ही दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। उनकी हत्या के बाद इस चुनाव के सारे समीकरण बदल गए और लोगों की सहानुभूति का फायदा एक बार फिर कांग्रेस को मिला था, और बाकी के चरणों में जब वोटिंग हुई तो कांग्रेस को इतनी सीटें मिली कि वो सरकार बनाने में कामयाब हो गई। हालांकि ये उदाहरण आज की राजनीति से बिल्कुल अलग है। इसमें हम आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश की जनता जब भावुक होती है तो वो कई बार उस पार्टी को भी वोट दे देती है जिसे असल में उसने हराने का सोचा था। ऐसा ही पाकिस्तान के 2008 के चुनाव में भी हुआ था। तब दिसंबर 2007 में चुनाव प्रचार के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बेनजीर भुट्टो की हत्या हो गई थी। उनकी हत्या के बाद लोगों की सहानुभूति ने पाकिस्तान के चुनावों को पलट दिया था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चुनाव जीत गई थी। उस दौरान अमेरिका के एक NGO इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट ने इस पर एक स्टडी की थी, जिसके तहत उन्होंने 2 सर्वे कराए। एक सर्वे बेनजीर भुट्टो की मौत से 1 महीना पहले हुआ था, दूसरा सर्वे मौत के 1 महीने के बाद हुआ था। दोनों के नतीजों में जमीन आसमान का अंतर था। तब यह पता चला कि बेनजीर भुट्टो की मौत के बाद उनकी पार्टी के लिए लोगों का समर्थन 25% से बढ़कर 50% हो गया था। इस स्टडी से आप समझ सकते हैं कैसे लोगों की सहानुभूति सरकार और चुनाव के नतीजे कई बार बदल सकती है। हालांकि कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जो हमें यह बताते हैं कि हमारे देश के नेता सहानुभूति बटोरने के लिए कई तरह की कोशिश करते हैं। 2 दिसंबर 2016 को जब तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता का निधन हुआ था, इसके कुछ महीने बाद अप्रैल 2017 में उनके विधानसभा क्षेत्र RK नगर में उपचुनाव हुए थे। तब उनकी पार्टी AIADMK ने चुनाव प्रचार में जयललिता के नकली पार्थिव शरीर का इस्तेमाल किया था ताकि चुनाव में पार्टी को समर्थन मिल सके। इसी तरह हमारे देश में और भी कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने कई बार इस तरह लोगों को इमोशनल करने की कोशिश की होगी। आपको याद होगा M करुणानिधि की भी तस्वीरें आपको याद होंगी, जब उन्हें रात में उनके घर से उठा लिया गया था। उन तस्वीरों को उन्होंने बहुत भुनाया था और उनसे उनको बहुत फायदा मिला था। इसी तरह मायावती ने भी मशहूर गेस्ट हाउस कांड जो हुआ था उसे लेकर लोगों को बहुत इमोशनल किया था। ममता बनर्जी के राजनीतिक करियर का सड़क, चोट और कैमरे से बड़ा पुराना रिश्ता है। अब हम आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं बताते हैं जिनमें वो सड़क पर उतरी, उन्हें चोट भी लगी और कैमरे ने उन्हें बड़ी अच्छी तरह से कवर किया और फिर उन्हें बड़ा फायदा हुआ। 1989 में ममता बनर्जी की लड़ाई लेफ्ट फ्रंट से थी और वो इसमें घायल हो गई थी। तब भी उनकी घायल अवस्था वाली तस्वीरें सुर्खियां बन गई थी। 16 अगस्त 1990 को ममता बनर्जी पर फिर हमला हुआ, उसमें उनके माथे पर गंभीर चोट आई। तब ममता बनर्जी यूथ कांग्रेस में थी। 1993 में वो कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग में घुस गई थी। तब वहां ज्योति बासु की सरकार थी और ममता बनर्जी यूथ कांग्रेस की नेता थी। तब भी उनकी तस्वीरें बड़ी चर्चा में रही थी। ये सारी वो तस्वीरें हैं जिनमें ममता बनर्जी आपको सड़कों पर दिखेंगी, इसमें चोट भी दिखेगी और इसमें कैमरा भी दिखेगा।
तो आज हमने ये सारी बातें आपको बताने की कोशिश की। हमने आपको ये भी बताया कि हमारे देश के जो नेता हैं वो समझ चुके हैं कि हमारे जो वोटर हैं वो बहुत इमोशनल हैं, वो बहुत भावुक हैं। लेकिन फिर भी हम आपसे ये कहेंगे, रिपोर्ट कार्ड पर जाइए, सिंपैथी कार्ड पर मत जाइए। रिपोर्ट कार्ड देखिए किसी भी नेता की, किसी भी पार्टी की और किसी भी सरकार की। प्रदर्शन देखिए और ये देखिए कि परीक्षा में उन्होंने कितने नंबर हासिल किए हैं और फिर उसके आधार पर आपको वोट देना चाहिए। चोट के आधार पर वोट नहीं देना चाहिए। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.